ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग लास्ट टाइम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स देख रहे थे। हमने देखा था कि आइगन वेक्टर होता क्या है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, और उस आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू किस चीज़ को कहते हैं। हमने देखा था कि आइगन वैल्यूज़, हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो रूट्स होती हैं वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं, और जब आइगन वैल्यूज़ निकल आएँ तो फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करके उसमें आइगन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आप आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। और हमने देखा था कि आइगन वैल्यूज़ रिपीटेड हो सकती हैं क्योंकि पॉलिनोमियल की रूट्स रिपीटेड हो सकती हैं। और अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड है, मतलब एक आइगन वैल्यू अगर 2 दफ़ा आ गई है, तो मुमकिन है कि उस एक रिपीटेड आइगन वैल्यू के अगेंस्ट आइगन वेक्टर्स भी 2 अलहदा हों। हो सकता है कि एक आइगन वैल्यू रिपीट हो रही हो और उसके अगेंस्ट एक ही आइगन वेक्टर हो, ये मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि एक आइगन वैल्यू जो रिपीट हो रही है उसके अगेंस्ट मल्टीपल फ़र्क आइगन वेक्टर्स हों, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और जो एक आइगन वेक्टर जिसे हम कहते हैं, असल में वो एक आइगन वेक्टर असल में बेसिस होता है एक पूरी आइगन स्पेस के लिए। क्योंकि अगर V आइगन वेक्टर है तो फिर एनी मल्टीपल ऑफ V will also be an eigen vector, will also behave like an eigen vector। तो इसलिए हम आइगन स्पेस की बात करते हैं, और जो आइगन वेक्टर होता है वो असल में एक पूरी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। आइगन वेक्टर के मल्टीपल्स एक पूरी स्पेस बनाते हैं, आइगन स्पेस। उस स्पेस का बेसिस वेक्टर आइगन वेक्टर होता है। ये वो एग्ज़ाम्पल थी जहाँ पे हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसकी जो जो 3x3 का मैट्रिक्स था, विच मीन्स कि इसकी मैक्सिमम 3 आइगन वैल्यूज़ हो सकती हैं और 3 आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। और इसका जो पॉलिनोमियल था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसकी रूट्स जो हैं वो थी λ=1 और λ=2, लेकिन 2 दफ़ा, यानी λ=2 उस पॉलिनोमियल की रूट है विद मल्टीप्लिसिटी 2। और हमने ये देखा था कि जब हमने λ=2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने की जब कोशिश की तो 2 फ्री वेरिएबल्स आ गए। और जब 2 फ्री वेरिएबल्स आए आपके पास, तो उससे ये पता लगा कि आपकी λ=2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस है वो 2 डिमेंशनल होगी। 2 वेक्टर्स थे, -1 0 1 और 0 1 0। ये 2 वेक्टर्स थे जिनसे एक 2 डिमेंशनल आइगन स्पेस बनती थी कॉरस्पॉन्डिंग टू λ=2। When we say 2 dimensional eigen space, इसका मतलब ये है कि इस 2 dimensional space में कोई भी वेक्टर ले लें वो आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। यानी let's look at these 2 vectors, -1 0 1 and 0 1 0। ये जो 2 आइगन वेक्टर्स थे कॉरस्पॉन्डिंग λ=2, अगर इसको मैं कह देता हूँ, एक वेक्टर को मैं A का नाम दे देता हूँ और एक को B का नाम दे देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर आ रहा है, k1 टाइम्स A आइगन वेक्टर प्लस k2 टाइम्स B आइगन वेक्टर,
और इसको ऐसे मैं सी कह देता हूँ। जो सी है ये भी आइगन वेक्टर होगा। corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू, यानी ए और बी जो कि ये वाले मैट्रिक्स वेक्टर्स थे -1 0 1 और 0 1 0, इन दो वेक्टर्स की कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूँ तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर आएगा उसको जब मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा तो c जो वेक्टर आया है ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और इसका जो साइज़ है वो इसके ओरिजिनल साइज से 2 गुना बड़ा हो जाएगा क्योंकि आइगन वैल्यू 2 है इसकी। ठीक है, सो ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस है। दो वेक्टर्स a और b, अगर मैं दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ इसका मतलब है मेरे पास एक 2 डायमेंशनल स्पेस है। इस 2 डायमेंशनल प्लेन में स्पेस में मेरे पास इन्फिनिट वेक्टर्स होंगे और वो सारे वेक्टर्स m के आइगन वेक्टर्स होंगे, उस तरह के आइगन वेक्टर्स कि जब वो m से मल्टीप्लाई होंगे तो वो 2 से स्केल हो जाएंगे। ठीक है, सो द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स 2 इज अ प्लेन, इज अ 2D प्लेन, और द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स 1 वो एक वेक्टर होगा, एक आइगन वेक्टर, तो दैट्स अ 1D स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स 1। ओके, हमने देखा था ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की जो डायगोनल पे वैल्यूज़ पड़ी होती हैं वही आइगन वैल्यूज़ होती हैं। फिर हमने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की थी कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और आपके पास एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है P, और हम अस्यूम करते हैं कि P एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो अगर मैं A के राइट पे P से मल्टीप्लाई कर दूं और जो रिज़ल्ट आता है उसको लेफ़्ट पे P इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक बिल्कुल नया मैट्रिक्स आ जाएगा B, जो A के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस B का साइज़ भी n/n ही होगा, लेकिन ये इसके नंबर्स बिल्कुल फ़र्क नंबर्स हैं, दिस इज़ नॉट A, लेकिन इनमें एक ताल्लुक है। A से जो आपने ये B बनाया है, ये दोनों मैट्रिसेस दे आर कॉल्ड सिमिलर मैट्रिसेस, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ख़ास किस्म की कि P को राइट पे मल्टीप्लाई किया, P इन्वर्स को लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई किया, A को बीच में रखा और A से ट्रांसफॉर्म होके एक B मैट्रिक्स आ गया, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि A और B में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज नहीं होंगी। वो प्रॉपर्टी जैसी A में है वैसी वो प्रॉपर्टी वैसी ही B में होगी। तो इसलिए A एंड B आर नॉट आइडेंटिकल मैट्रिसेस, दे आर डिफरेंट नंबर्स बट दे आर सिमिलर मैट्रिसेस। और वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रॉपर्टीज़ रिटेन हो जाती हैं वो हैं कि A और B के डिटर्मिनेंट सेम होंगे, इन्वर्टिबिलिटी दोनों की सेम होगी, या तो दोनों इन्वर्टिबल नहीं होंगे या होंगे, रैंक सेम होगा, यानी नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ दोनों में बराबर होंगे, इनका नलिटी यानी नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स जिसे कहते हैं वो सेम होंगे, इनकी डायगोनल पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको सम करें, सम बराबर आएगा, यानी ट्रेस दोनों के बराबर होंगे। A के डायगोनल पे कोई और नंबर्स पड़े होंगे, B के डायगोनल पे कोई और नंबर्स पड़े होंगे, लेकिन इनका जो सम है वो सेम आएगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल A का B के बराबर आएगा, आइगन वैल्यूज़ देयरफॉर बराबर आएंगी, आइगन स्पेस की डिमेंशंस बराबर होगी, आइगन वेक्टर्स फ़र्क हो सकते हैं। फिर हमने डायगोनलाइजेशन देखी और यहाँ पे हमने एंड किया था। आइडिया यहाँ पे ये था कि हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिसेस बहुत कन्वीनियंट होते हैं, उनको इन्वर्ट करना आसान, उनके आइगन वैल्यूज़ सामने पड़ी होती हैं, डायगोनल पे पड़ी होती हैं, उनकी मैट्रिक्स की पावर लेना आसान क्योंकि डायगोनल एंट्रीज़ की पावर ले लें, यानी सिर्फ स्केलर्स की पावर ले रहे हैं, कोई मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी। सो डायगोनल मैट्रिसेस आर रियली कन्वीनियंट। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने एक सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है, और सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है P इन्वर्टिबल
और आप ए से राइट पे मल्टीप्लाई कर दें और पी का इन्वर्स लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ए की एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, अगर मैं पी को, मुझे इतना पता है P हैज़ टू बी एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, पर मुझे P पता नहीं है। अगर मैं P ऐसा रख दूं कि ये जो आंसर आता है, ये जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स निकल आए अगर, तो आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम A टू अ वेरी कन्वीनियंट डायगोनल मैट्रिक्स। और इस डायगोनल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो A के साथ शेयर हो रही होंगी, क्योंकि ये सिमिलर मैट्रिसेस हैं। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिसेस आते हैं दे आर सिमिलर मैट्रिसेस, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो जब आप मेरे से ए के बारे में सवाल करेंगे तो मैं डी को देखूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स को, और उसकी बेस पे ए की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ कह दूंगा। सो असल सवाल अब ये उठता है कि वो कैसा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा पी, वो कैसे निकलेगा कि जो P इन्वर्स ए पी करूँ तो डायगोनल वाली दुनिया में मैं आ जाऊँगा। ठीक है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स P जो A के ऊपर जब सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जाए, यानी P इन्वर्स ए पी, और वो डायगोनल मैट्रिक्स रिटर्न कर दे, ऐसे P को कहते हैं कि दिस मैट्रिक्स P हैज़ डायगोनलाइज्ड A। ठीक है, A को डायगोनलाइज करने वाला मैट्रिक्स P, ये हमने अब ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिछला लेक्चर एंड किया था। आज हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड अ मैट्रिक्स P कि अगर मैं A के ऊपर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं तो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। लेट्स सी, डायगोनलाइजेशन का तरीका ये होता है, अस्यूम कि A इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। इफ A इज, ये सिमिलर मैं टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, यानी कोई सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है P इनवर्स ए पी जिसका आंसर डायगोनल होगा। ठीक है, सो इफ आई अस्यूम कि A इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, देन इट मीन्स कि सम P एग्जिस्ट्स सच दैट P इनवर्स ए पी करूँ तो डायगोनल आंसर आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन लिखी है P इनवर्स ए पी इक्वल्स D, इसमें अगर मैं दोनों साइड्स को P से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट साइड को भी P से, लेफ्ट साइड को भी P से, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट पे P से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो P इंटू P इनवर्स ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, और इस साइड पे P इंटू डी आ जाएगा। सो द आंसर विल बी ए पी इंटू डी, ए पी इक्वल्स P इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन से ए पी इक्वल्स पी डी आ जाएगा। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो सर। ओके, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये तो मैट्रिक्स n बाई एन इंटू अनदर मैट्रिक्स n बाई एन इक्वल्स अनदर मैट्रिक्स n बाई एन मल्टीप्लाइड बाई डी, वो भी n बाई एन होगा। ठीक है, एवरीथिंग स्क्वायर मैट्रिसेस थे, वापस हम जितना मर्जी मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके वही साइज रखेंगे। तो फिलहाल तो ये मैट्रिसेस की टर्म्स में लिखी हुई है, इसको ज़रा खोल के लिखते हैं। a इंटू पी इक्वल्स पी इंटू डी। रिमेंबर मेरा गोल क्या है? फाइंड a matrix P that diagonalizes A। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, find P such that similarity transformation यानी P inverse AP produces a diagonal matrix D। तो यहाँ से मैं चला, इफ पी इनवर्स ए पी इक्वल्स डी, तो मैं ये बात लिख सकता हूँ ए पी इक्वल्स पी डी, और इस बात को अब खोल के लिखते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पी के अंदर
n कॉलम्स हैं, P n बाय n मैट्रिक्स है ना, तो इसमें n कॉलम्स होंगे। मैं इसके पहले कॉलम को P1 कह रहा हूँ। यहाँ आप मेरे साथ हैं, P के पहले कॉलम को मैं P1 कह रहा हूँ, सेकंड कॉलम P2, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, लास्ट कॉलम इज P सब n। तो ये P के कॉलम, यानी ये P ही लिखा हुआ है, बस कॉलम्स अलग अलग मैंने लिख दिए। A इंटू पी के कॉलम्स इक्वल्स P के कॉलम्स इंटू D। D इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, और वो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें शुरू में D1 पड़ा होगा, फिर D2 पड़ा होगा, डॉट 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 Dn। ये n नंबर्स ही होंगे क्योंकि ये n बाय n का मैट्रिक्स है। इट विल जस्ट हैव n नंबर्स ऑन द डायगोनल एंड ऑल द रेस्ट विल बी ज़ीरो। ओके, लेट्स लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे जो पहला आंसर आएगा, क्या वो ये नहीं होगा? ना नोटिस के साइजेस क्या हैं। ए का साइज है n बाय n। P1 का क्या साइज है? P1 में n रोज हैं और ख़ुद ये एक कॉलम है, तो n बाय 1 है। सो A ऑफ साइज n बाय n कैन बी मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम ऑफ साइज n बाय 1। आंसर का क्या साइज होगा? A इंटू P1 आंसर का क्या साइज होगा? एक्सक्यूज मी सर, P1 बाय n नहीं है, एक ही रो है और m कॉलम्स हैं। कॉलम है। P1 इज अ कॉलम। यहाँ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। व्हेन आई से वेक्टर P सब I, इट मीन्स ith कॉलम वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स P। ठीक है, ये क्लियर है बात कि नहीं? सर बड़ी देखने में तो एक ही रो लग रही है और n कॉलम्स लग रहे हैं। नो। व्हेन आप सिर्फ Pi की बात करें, P2 आपको एक रो लगती है। जब ये सारे लिखे हुए हैं वो ठीक है, रो लगती है P1, P2, Pn। लेकिन देखिए, व्हेन आई से P सब 1 तो P बोल्ड में लिखा हुआ है, विच मीन्स इट्स अ वेक्टर, और वेक्टर हमेशा मैं कॉलम के तौर पे लिखता हूँ। यानी ये कोई आयत कॉलम है। Pi इज आयत कॉलम। यानी अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो ये मैंने अब दूर कर दी है। Pi इज अ कॉलम। तो ये पहला कॉलम पड़ा है, दूसरा कॉलम एंड सो ऑन, आखिरी कॉलम। A इंटू P1 फर्स्ट कॉलम will produce another vector of size n by 1, है ना? या नहीं? यस सर। ओके, सो इस तरह के n वेक्टर्स बन जाएंगे। A इंटू P1 एक वेक्टर आ जाएगा, A इंटू P2 एक और वेक्टर आ जाएगा, A इंटू P3 तीसरा आ जाएगा, A इंटू Pn nth वेक्टर आ जाएगा। फाइन, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास n वेक्टर्स आ जाएंगे। हर एक वेक्टर, आयत वेक्टर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड का आयत वेक्टर, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A इंटू P सब I। इस पे आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड का जो आयत कॉलम आएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, A सब Pi, A इंटू P सब I। यस सर। ओके, ये यस हारिस ने कहा होगा, ऐसा ही है? यस सर। ग्रेट। आई थिंक आपको पे करते होंगे ये बाकी लोग, आप उनके लिए बहुत सर्विस कर रहे हैं। क्लास करते थे सर, तेज़ी से लेक्चर आगे चले जाते हैं। ओके, लेट्स लुक एट द राइट हैंड साइड। राइट साइड पे मैट्रिक्स P इंटू अ डायगोनल मैट्रिक्स D है। मैं मैट्रिक्स P फिर उस तरह से लिखा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, आखिरी कॉलम, सारे n बाय 1 के वेक्टर्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड पे, ये जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े थे कोर्स के शुरू में, तो हमने देखा था कि इस तरह का जो रिजल्ट है, सम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अ डायगोनल ऑन द राइट
डायगोनल मैट्रिक्स ऑन द राइट, इसका आंसर होगा D1 टाइम्स पहला कॉलम, और अगला आंसर आएगा D2 टाइम्स सेकंड कॉलम, अगला आंसर आएगा D3 टाइम्स थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो ith आंसर होगा यहाँ पे वो होगा DI इंटू यहाँ पे P सब I। ये आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ith कॉलम आना है, राइट हैंड साइड पे जो ith कॉलम आना है वो DI इंटू PI होगा। सर DI कोई स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अगर हम उस बिल्कुल। ओरिएंटेशन चेंज कर दें, PI और DI कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बस एक स्केलर वैल्यू है, DI डायगोनल की एंट्री है एक, ये PI वेक्टर की हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये स्केल कर रहा है PI। ठीक है, यस। क्या ये फेमिलियर लग रहा है आपको ये सिचुएशन? क्या पता लगता है आपको यहाँ से? यस, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का साइज बता दें। सर A का साइज है n/n और P का साइज है n/1। ग्रेट, n/n और n/1। सो लेफ्ट हैंड साइड का साइज बता दें। n/1 सर। n/1, ग्रेट, परफेक्ट। राइट साइड का साइज? सर ये तो आपने लिखा हुआ था। मुझे साइज बताएं। सर n/1 ही है। ये भी n/1 है, स्केलर है एक n/1। सर इसका अच्छा ठीक है। ओके, यानी ये कोई वेक्टर है विच इज इक्वल टू अनदर वेक्टर। और अब मेरा सवाल फिर से वही वाला, क्या ये फेमिलियर है सिचुएशन? हैव यू सीन दिस सिचुएशन? PI एक आइगन वेक्टर है और A एक मैट्रिक्स है, जो आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा उसको DI के स्केल करा DI से। परफेक्ट। तो जुमला क्या होगा? PI के बारे में आप क्या कह सकते हैं? PI इज एन आइगन वेक्टर। हाँ, PI इज एन आइगन वेक्टर ऑफ A corresponding to कौन सी आइगन वैल्यू? DI। corresponding to आइगन वैल्यू DI। आपका नाम क्या है? हारिस। ओह हारिस, अगर कभी हम मिले तो एक पेप्सी, आई ओ यू अ पेप्सी, ठीक है? ठीक है, ठीक तो है। जब भी हम मिले आपने मुझे बता देना है कि आप में पेप्सी आइगन वैल्यूज़ की पेप्सी पिलानी मैंने आप। बट आई डोंट नो योर फेस, सो अगर कोई भी मुझे मिला और उसने मुझे कह दिया कि मैं हारिस हूँ तो मैं पेप्सी पिला दूंगा। सो बट लेट्स कंटिन्यू। इट्स गुड कि आपने ये कनेक्शन जोड़ लिया कि ये जो इक्वेशन आई है ये तो बता रही है कि P का ith कॉलम आइगन वेक्टर है A का। मेरा अगला सवाल, क्या हमें मैट्रिक्स P मिल गया? क्या हमें मैट्रिक्स P मिल गया? सर वो 1/1 फाइंड करना पड़ेगा, हम हर बार एक आइगन वेक्टर फाइंड करते जाएंगे और उस तरह फिर मैट्रिक्स फाइंड होगा। तो मुझे बताएं कि ये जो P1 था ये मैट्रिक्स P है ना, P1 P2 Pn तक। P1 क्या है असल में? आइगन वेक्टर है। A का पहला आइगन वेक्टर है। P2 क्या है?
सेकंड आइगन वेक्टर। ए का दूसरा आइगन वेक्टर, ए n बाय n मैट्रिक्स है, इसके n आइगन वेक्टर्स होंगे, उन आइगन वेक्टर्स को ही इस तरह प्लेस कर दें। ए के आइगन वेक्टर्स को अगर आप इस तरह से प्लेस कर दें तो यू हैव द मैट्रिक्स P दैट डायगोनलाइजेस ए। ठीक है, और वो जो डायगोनल मैट्रिक्स है जो डायगोनलाइज होके आना है उसके अंदर क्या चीजें पड़ी हैं? ये था ना डी के अंदर हमने कहा था कि कोई नंबर्स पड़े हैं D1 से DN, वो जो नंबर्स थे वो क्या निकले, उनके बारे में क्या पता लगा हमें? वो लैम्डास हैं, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, वो आइगन वैल्यूज हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स। सो P1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू थी वो ये D1 इधर पड़ी है, सेकेंड आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू थी वो यहाँ D2 पे पड़ी होगी, एंड सो ऑन। सो द मैट्रिक्स दैट डायगोनलाइजेस A, the matrix P that diagonalizes A is made from the n eigenvectors of A। ठीक है, और डायगोनलाइज करने के बाद जो मैट्रिक्स D आ जाता है डायगोनल, वो भी असल में A की आइगन वैल्यूज से ही भरा हुआ है उसके डायगोनल में। और हमने जो अजम्पशन ली थी, अजम्पशन ये थी कि P जो है वो इन्वर्टेबल है। इनफैक्ट हम इस इक्वेशन से ही तो चले थे अस्यूम करके कि P इनवर्स AP जो वो डायगोनल है। अगर P इनवर्स AP डायगोनल है इसका मतलब है कि P इनवर्स एग्जिस्ट करता था, और अगर P इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल था। मैट्रिक्स अगर इन्वर्टेबल है तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी इधर से ये पता लगेगा कि अगर तो उसके आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो तब वो इन्वर्टेबल होगा, तब वो डायगोनलाइज करेगा, वरना डायगोनलाइज नहीं हो सकता एक। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? Quickly. Anyone? सर राइट साइड पे जो P वाला वेक्टर है उसमें n बाय 1 है, और जो डायगोनल वाला पूरा मैट्रिक्स है वो n बाय n है। इनके साइजेस कैसे बनाए मुझे समझ नहीं आ रही, n बाय 1 कैसे आया? डायगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं वहाँ पे। आप गलत कह रही हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है वहाँ। क्या है? सर ये D पूरा क्या है? D1 to DN। दोबारा बताएं, D व्हाट? D1 to DN जो वैल्यूज लिखी हुई है ये डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्रीज नहीं है? बिल्कुल है। और मैट्रिक्स की एंट्री, जो एक एंट्री होती है वो क्या होती है? मैट्रिक्स होती है, वेक्टर होता है, तो उसका एलिमेंट होता है, यानी एक नंबर होता है कोई। यस सर। स्केलर होता है। बताइए, स्केलर होगा कि नहीं? ओके सर। राइट, सो डी आई इज अ स्केलर, इसलिए उसका फॉन्ट भी बोल्ड नहीं है। डी आई का साइज 1 by 1 है। इट्स जस्ट द एंट्री ऑन द डायगोनल ith एंट्री। डी आई का साइज n by 1। स्केलर इनटू वेक्टर तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़ा उल्टा, अभी जो किया पिछली स्लाइड पे उसका ऑपोजिट तरीके से अब हम देख रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, और मैं कहता हूं कि ए के जो आइगन वेक्टर्स थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ए के आइगन वेक्टर, हमने लास्ट टाइम देखा होगा कि अगर आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उन आइगन वेक्टर्स से उन आइगन वेक्टर्स को अगर मैं कॉलम्स में रख लूँ और एक मैट्रिक्स P बना लूँ, तो P के जो सारे कॉलम्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि P इन्वर्टेबल होगा, और अगर P इन्वर्टेबल है
तो P इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि मैं अगर इस तरह से करूं तो एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि P जो है वो आइगन वेक्टर्स थे, और जब आइगन वेक्टर्स को इस तरह से प्लेस करके मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूं तो जो रिज़ल्ट है वो आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं सिर्फ डायगोनल पे, विच मीन्स कि जो रिज़ल्ट आता है वो डायगोनल मैट्रिक्स आता है, विच मीन्स कि A डायगोनलाइजेबल होगा। सो अगर A के आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं सारे के सारे n, तो उनसे P बनेगा, वो इन्वर्टिबल होगा, विच मीन्स कि A डायगोनलाइजेबल होगा। सो हमने दोनों तरफ से इसको दिखा दिया कि अगर तो A डायगोनलाइजेबल था तो फिर P जो है वो आइगन वेक्टर से बनेगा, और इस स्लाइड पे है कि अगर P के आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं तो फिर P बन सकता है और A डायगोनलाइजेबल होगा। यानी ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स थी। पिछली स्लाइड पे जो प्रूव हुआ है और इस स्लाइड पे जो बताया जा रहा है ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स थी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है तो उसके n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, और अगर किसी के n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं तो वो डायगोनलाइजेबल है। ओके, अब थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं इन सारी चीज़ों का। मैंने A की आइगन वैल्यू निकालना तो सीखा था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की रूट्स, ये थी आइगन वैल्यूज़, A की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की रूट्स। अब मैं A टू द पावर K इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालना चाह रहा हूँ। A को अगर K दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई कर जाऊँ बार बार K दफ़ा, तो एक और मैट्रिक्स आ जाएगा, उसकी आइगन वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। सो यानी मुझे आइगन वैल्यू चाहिए इस चीज़ की, इस मैट्रिक्स की, A टू द पावर K। स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपस में मल्टीप्लाई होता रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा। लेट्स अस्यूम कि x जो है ना वो आइगन वेक्टर है इसका, A टू द पावर K वाला जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वेक्टर है x। अगर ये आइगन वेक्टर है तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा टू द पावर x, है ना। या नहीं, ऐसे नहीं करते, लैम्डा मैं इसको लैम्डा का नाम नहीं देना चाह रहा मैं। ओके, जब हम कहते हैं A टू द पावर K मल्टीप्लाइड बाय सम वेक्टर x, अभी मैं इसको आइगन वेक्टर नहीं कह रहा, फिलहाल मैंने x को आइगन वेक्टर नहीं कहा, बाद में कहूँगा या नहीं देख लेते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि A टू द पावर K एक मैट्रिक्स है और कोई वेक्टर x उससे मल्टीप्लाई हुआ है। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A मल्टीप्लाइड बाय A पावर K माइनस 1 इंटू एक्स, यानी K माइनस 1 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें और ये जो A एक दफ़ा रहता था वो बाद में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके फाइन। और सॉरी मुझे फिर से आई मेस्ड अप अगेन, K माइनस 1 इधर करते हैं। इसमें डू यू एग्री कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, कि मैंने A को K माइनस 1 दफ़ा मल्टीप्लाई किया फिर एक दफ़ा और कर दिया, तो इसका मतलब है A को K दफ़ा मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और लेफ्ट साइड भी यही कह रही है। अब अस्यूम ये करें कि जो x है ये A का आइगन वेक्टर है, A टू द पावर K का नहीं, A का आइगन वेक्टर था, ठीक है। ये अस्यूम करके चलिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स A था, उसका आइगन वेक्टर मेरे पास मौजूद था और उसकी आइगन वैल्यू भी पता थी विद कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा। सो सिचुएशन ये है, मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, उसका मेरे पास एक आइगन वेक्टर है x विद
कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा। और अब जो काम मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, ए टू द पावर के को मैंने उसी x से मल्टीप्लाई किया है। ये x जो था ये a का आइगन वेक्टर था, ए टू द पावर k का नहीं, a का आइगन वेक्टर। फाइन। और ये लेफ्ट हैंड साइड मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये जो a इंटू एक्स हुआ है ये तो लैम्डा इंटू एक्स के बराबर नहीं होगा, क्योंकि x तो a का आइगन वेक्टर था। So I can write this as a to the power k minus 1 times lambda x, और ये लैम्डा मैं बाहर ले आता हूँ, स्केलर है, और ये a to the power k minus 1 जो यहाँ पे था इसका फिर से वही करता हूँ जो पहले किया था, a to the power k minus 2 इधर कर देता हूँ, और जो रहता था एक a वो यहाँ लिख देता हूँ और x कर देता हूँ। ये चीज़ फिर से लैम्डा होगी, और मैं ये लैम्डा जो है इसको स्केलर को बाहर ले आऊँगा, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, और ए टू द पावर k माइनस 2 टाइम्स x हो जाएगा। और ये ट्रिक अब मैं कई दफ़ा कर सकता हूँ, ठीक है। यानी हर बार जब मैंने एक a बाहर निकाला, वो a जो है वो x से मल्टीप्लाई होने के बाद लैम्डा x बन गया। यानी रफली स्पीकिंग, मतलब मैं अब्यूज़ ऑफ टर्मिनोलॉजी कर रहा हूँ, हर a को मैं लैम्डा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। असल में तो मैट्रिक्स स्केलर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, पर आई होप यू अंडरस्टैंड, ये अब्यूज़ ऑफ टर्मिनोलॉजी में कर रहा हूँ। जब भी मैं a एक बाहर निकालता हूँ इवेंचुअली एक लैम्डा बाहर निकलता है, तो 2 दफ़ा मैंने a ख़त्म किया था, 2 दफ़ा लैम्डा बाहर आ गया। यानी इफ़ आई कीप डूइंग दिस, ठीक है, अगर मैं k दफ़ा a बाहर निकालता हूँ तो k दफ़ा लैम्डा बाहर निकलेगा मल्टीप्लाई होके। ये वो जो फाइनल आंसर आना है वो लैम्डा टू द पावर k इंटू एक्स आ जाना है। नाउ लेट्स लुक एट द ओरिजिनल लेफ्ट हैंड साइड एंड द इवेंचुअल राइट हैंड साइड। इनको लिख लेते हैं, हमें ये पता लगा ओरिजिनली ए टू द पावर k जो मैट्रिक्स था उसको जब मैंने a के आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया लैम्डा टू द पावर k टाइम्स x। ये इधर से क्या पता लगा आपको? व्हाट कैन यू से अबाउट x? यू कैन विन अ पेप्सी और अ कोका कोला, व्हाटएवर। x के बारे में क्या पता लगा आपको? x के बारे में पहले से तो ये पता था कि ये a का आइगन वेक्टर है, अब क्या पता लगा? सर ये k का आइगन वेक्टर है। हाँ, x is an eigenvector of a to the power k as well, with corresponding eigenvalue। क्या है eigenvalue? लैम्डा k। लैम्डा टू द पावर k। यानी जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर्स ले लेते हैं तो आइगन वेक्टर्स चेंज नहीं होते। जब आप मैट्रिक्स की पावर लेते हैं, मैट्रिक्स पावर में आइगन वेक्टर्स, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था पावर 1 वाला, आइगन वेक्टर जो उसके थे, सारे आइगन वेक्टर्स डू नॉट चेंज। और जो आइगन वैल्यूज थी ओरिजिनल मैट्रिक्स की, उनके बारे में क्या कह सकते हैं? सर वो k की पावर से स्केल हो गए। हाँ, वो जितनी आपने मैट्रिक्स की पावर ली थी उतनी वो भी उनकी पावर ले ली जाएगी।
raised to the power, let's say पावर जो भी थी पावर की, ओके। सो ये चीज़ हमने सीख ली। एक और चीज़ कि मैट्रिक्स की पावर्स जो है वो आइगन वेक्टर्स को नहीं बदलती, आइगन वैल्यूज़ को बदलती है, यानी स्केलिंग फैक्टर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, या लेट्स से स्केलिंग फैक्टर की पावर्स इंक्रीज होती जाती है, पर वेक्टर की डायरेक्शन वही रहती है, आइगन वेक्टर की डायरेक्शन। ओके, अब जो हम कह रहे थे ना, हमने कुछ फ़ायदा उठाना है डायगनलाइजेशन, ये वो ओवरऑल फ़ायदा इवेंचुअली हमें नज़र आने लगा है। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं वो अब कंबाइन होने लगी हैं, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और मैंने मैट्रिक्स की पावर लेनी है 8 टू पावर के। ये तो बड़ा आसान नहीं होना चाहिए। अगर ए मेरे पास है तो ए की पावर 13 कैसे निकालूंगा? एनीवन, ए की पावर 13, सिंपल जो तरीका है, कैसे होगा ये 8 टू द पावर 13? ए को 13 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को 13 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई कर देते, 13 दफ़ा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एक महंगा ऑपरेशन है, यानी हर रो को हर कॉलम से डॉट प्रोडक्ट करें, एक नंबर आ जाएगा, फिर उस रो को अगले कॉलम से, फिर उसी रो को अगले कॉलम से, ये n नंबर्स आ जाएंगे। ये बहुत सारी मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस हो रही हैं, और ये सिर्फ पहली रो के लिए था। फिर सेकंड रो को उन सारे कॉलम से, फिर थर्ड रो को उन सारे कॉलम से, फिर आखिरी रो को उन सारे कॉलम से। तो ये अच्छा खासा महंगा काम है एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और आप 13 दफ़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी फॉर अ लार्ज मैट्रिक्स एंड। और ये अगर 13 ना पूछता मैं, अगर मैं ये पूछ लेता a टू द पावर 1300, अब ये 1300 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती, यानी। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस लगते हैं कंप्यूटर के ना, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस। Now let's look at an alternative way. मुझे a की पावर चाहिए, kth पावर। मैं डायगनलाइजेशन के थ्रू ये प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ। लेट्स सी हाउ। लेट्स अस्यूम कि a डायगनलाइजेबल है, ठीक है। तो p कोई मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है कि मैं p इनवर्स a इंटू पी करूँ तो डायगनल मैट्रिक्स आ जाए? क्या कोई p ऐसा मिल सकता है? कौन सा ऐसा p होगा? जो a के आइगन वेक्टर्स से मिलकर बना, जो a के आइगन वेक्टर्स से मिलकर बनेगा। और उन आइगन वेक्टर्स से जब मैं p बनाऊंगा और ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर कौन से नंबर्स पड़े होंगे? d में क्या पड़ा होगा? आइगन वैल्यूज का डायगोनल पड़ा हो, a की आइगन वैल्यूज पड़ी होंगी डायगोनल पे। ग्रेट। तो यहाँ से चलते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लेता हूँ और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बिकम p इनवर्स a p होल ब्रैकेट्स स्क्वायर इक्वल्स डायगोनल का स्क्वायर। मुझे बताएं, लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा आसान है कि राइट हैंड साइड ज़्यादा आसान? इन द सेकंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करने में कम ऑपरेशंस लगेंगे या राइट हैंड साइड कंप्यूट करने में कम ऑपरेशंस लगेंगे? राइट हैंड साइड, क्योंकि वो तो डायगोनल है, उसमें तो n नंबर्स पड़े हैं डायगोनल पे और n नंबर्स स्केलर्स के स्क्वायर कर देने जाके। ये तो बहुत आसान है। राइट हैंड साइड इज रियली इजी। रियली इजी, रियली फास्ट, रियली कन्वीनियंट। ओके फाइन। अब मैं ज़रा
लेफ्ट हैंड साइड को खोल देता हूँ। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब है पी इनवर्स ए पी मल्टीप्लाइड बाय पी इनवर्स ए पी। ओके, अब मैं ब्रैकेट्स भी खोल देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ पी इनवर्स ए पी इंटू पी इनवर्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पे पी इंटू पी इनवर्स, और आगे ए पी, मैंने भी यहाँ पे ए पी लिख दिया। ये पी इंटू पी इनवर्स क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर क्या होता है? आइडेंटिटी। हाँ, ये तो हमेशा आइडेंटिटी होता है जो इनवर्स से मल्टीप्लाई करें अपने इनवर्स से। ओके, सो ये दोनों गायब हो जाएंगे, बीच में रह जाएगा a इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट पे a पड़ा था, यहाँ पे राइट पे a पड़ा था, तो ये a इंटू ए बच जाएगा यहाँ पे, ए आई इंटू ए विच इज़ a स्क्वायर। ओके, इसका मतलब कि पी इनवर्स a स्क्वायर p इक्वल्स d स्क्वायर, और इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट पे p से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर यहाँ लेफ्ट पे p लिख देता हूँ तो ये p इंटू पी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहाँ पे p आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वेशंस को p से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, पॉइंट इज इट्स वेरी इजी टू रीअरेंज। इस इक्वेशन से आपके पास ये आखिरी इक्वेशन आ जाती है जिसमें ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर कैन बी कंप्यूटेड बाय डायगोनल का स्क्वायर, जो कि आसान है, मल्टीप्लाइड बाय आइगन वेक्टर्स वाला मैट्रिक्स P, और आइगन वेक्टर्स वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स, और यहाँ पे आइगन वैल्यूज वाला मैट्रिक्स है डायगोनल, उसका स्क्वायर हुआ। और अगर मैं ये चलाता रहता ये काम, देखिए मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में बस पावर 2 ली थी, अगर मैं इसको चलाता रहता पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर k तक, या पावर 1300 तक, ठीक है, यानी दोनों साइड्स को अगर मैं ऐसे लिख लेता, लेट्स से अगर फॉर सिंप्लिसिटी 4 ले लेता हूँ, दोनों को ऐसे भी लिख सकता था, और इसको 4 दफ़ा खोलता अगर मैं, ठीक है, तो इसमें अभी टाइम कम है, मैं नहीं कर रहा, पर इसको 4 दफ़ा खोलता तो ये इवेंचुअली जो सिचुएशन आती ना, इवेंचुअली यहाँ पे जिस तरह ए स्क्वायर का आंसर आया है कि वो इस तरह आएगा, अगर मैं k दफ़ा करता ये तो 8 टू द पावर k का आंसर आ जाता। और इसको गौर से देखिएगा, 8 टू द पावर k का जो आंसर आना था वो आना था p, जो कि आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स है, p इनवर्स जो कि आइगन वेक्टर्स के मैट्रिक्स का इनवर्स है, और d टू द पावर k जो पावर ली गई है ओनली ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, and powers of a diagonal matrix, they are really easy, very convenient, फौरन कंप्यूट हो जाती हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो a का आंसर निकालने के लिए a टू द पावर लेट्स से कि ये 1300 दफ़ा, सो a टू द पावर 1300 जिसमें a को 1300 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ना था, वो असल में ऐसे आ सकता है कि आइगन वेक्टर्स एक दफ़ा मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन वो 1300 दफ़ा नहीं करनी पड़ेगी मेहनत। आइगन वेक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे, वो हो सकता है महंगा ऑपरेशन हो आइगन वेक्टर्स निकालना, लेकिन वो एक दफ़ा करना पड़ेगा, 1300 दफ़ा नहीं करना पड़ेगा। तो आइगन वेक्टर्स निकालें, हो सकता है इसमें थोड़ी सी मेहनत लग जाए, कंप्यूटर का थोड़ा सा टाइम लग जाए, डायगोनल आइगन वैल्यूज़ निकालें, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब जो 1300 दफ़ा काम करना है वो तो डायगोनल मैट्रिक्स पे करना है, दैट्स रियली इजी। और एक इन्वर्स भी करना है, इसमें भी काम लगेगा, पर ये इन्वर्स वाला काम भी एक दफ़ा होना है, 1300 दफ़ा नहीं होना, ठीक है। सो जो 1300 दफ़ा काम हो रहा है वो डायगोनल मैट्रिक्स पे हो रहा है, एंड दिस इज़ रियली ईजी, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ हमें
आइगन वेक्टर्स पढ़ने का, आइगन वैल्यूज़ पढ़ने का, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का, डायगनलाइजेशन पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से कंप्यूट कर सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे कोई सवाल? नो सर। ओके, वो बाय द वे इसका आंसर किसी ने दिया था, इस पार्ट का किसने दिया था कि एक्स जो आइगन वेक्टर होगा e टू पावर k का? हु डू आई ओ द पेप्सी? बाकिर। बाकिर, ओके ग्रेट। बाकिर की तो मुझे शक्ल भी याद है, मैं भाग नहीं सकता। ओके ओके, ये एग्जांपल अब मैं आप लोग ये खुद ट्राई कर लीजिएगा। दिस इज द मैट्रिक्स दैट यू हैव, M 3/3 है, 0 0 -2 1 2 1 1 0 3। इसके 3 आइगन वेक्टर्स और इसकी 3 कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, ये आपने निकाल लेनी है। हो सकता है ये पहले यूज़ किया हो हमने, लेट मी सी किसी एग्जांपल में। आई थिंक ये वही मैट्रिक्स है, 0 0 -2 1 2 1 1 0 3। यप, ये वही मैट्रिक्स है। सो इसके तीनों आइगन वेक्टर्स, 2 तो मैंने निकाल दिए थे, लैम्डा इक्वल्स 2 वाला, लैम्डा इक्वल्स 1 का जो एक वेक्टर वो अभी नहीं निकाला, पर ये आ जाएंगे आपके पास। आइगन वैल्यूज तो पता है, लैम्डा इक्वल्स 1 है, लैम्डा इक्वल्स 2 है। यू हैव एवरीथिंग। उन आइगन वेक्टर्स को निकाल के पी बना दें, अरेंज करके कॉलम्स में, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज डायगोनल पे रख दें, डी भी मिल गया, पी आ गया, डी आ गया। नाउ यू कैन कंप्यूट a टू द पावर 13 रियली क्विकली। ठीक है, डायगोनल की जो एंट्रीज है उनकी पावर 13th पावर लेना वो आसान है, वर्सेस a को 13 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप कर लीजिएगा। क्या अब शेयर होगा? नो सर, अब आ जाएगा। अब हो गया सर। ओके, सो जो आखिरी चीज़ हमने आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज पे करनी वो ये है कि हमने जब इस तरह की सिचुएशन देखी थी ना, कि एक मैट्रिक्स था जिसके आइगन वैल्यूज जो आई थी, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था वो इस किस्म का था, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस पे हमने कहा था कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो लैम्डा इक्वल्स 1 है और लैम्डा इक्वल्स 2 है, और 2 का असल में यहाँ पे स्क्वायर था, तो हमने कहा था कि विद मल्टीप्लिसिटी 2, जो उसकी एक्चुअल करेक्ट टर्म है वो ये थी, विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ये लैम्डा इक्वल्स 1 जो है ये था लैम्डा 1 की जो थी वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थी इसकी 1 एक्चुअली, क्योंकि ये तो एक दफ़ा आया था। Now there is a difference between this concept algebraic multiplicity और geometric multiplicity। ये कोई और चीज़ है। ठीक है, geometric multiplicity एक्चुअली हम देख चुके हैं, बस उसको नाम दे रहा हूँ मैं। रिकॉल कि उस मैट्रिक्स में जो लैम्डा इक्वल्स 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल्स 2 वाली आइगन वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस निकली थी वो 2 आइगन वेक्टर निकले थे उसके अंदर, और इसका मतलब है कि लैम्डा इक्वल्स 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस थी वो 2 डिमेंशनल थी, क्योंकि 2 आइगन वेक्टर्स थे। ये जो आइगन स्पेस की डिमेंशन होती है कि कितने वेक्टर से वो स्पैन हो सकती है, उसे यानी कितने आइगन वेक्टर्स हैं जो उसको स्पैन करते हैं,
वो है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। कुछ मैट्रिसेस के लिए ये मुमकिन है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सिचुएशन कि आपके पास कोई लैम्डा माइनस ए है और लेट्स से लैम्डा माइनस बी है और इसकी पावर है 2, ठीक है। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है किसी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि एक आइगन वैल्यू ए है, दूसरी आइगन वैल्यू बी है। इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो थी, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ए ये 1 थी। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू बी ये 2 थी। लेकिन ये मुमकिन है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकलती, यानी बी जो बी आइगन वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर निकलने की बजाय एक ही आइगन वेक्टर निकलता, ये मुमकिन है। ये लेस देन इक्वल टू 2 हो सकती है। उस पिछले मैट्रिक्स में जस्ट सो हैपेंड कि लैम्डा इक्वल्स 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर निकल आए। वो जो 2 निकले थे, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होते, यानी असल में एक ही डायरेक्शन में होते, तो फिर हम कहते हैं कि उसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी उस आइगन स्पेस की जो असल डिमेंशन है वो 2 नहीं है, 2 से कम हुआ है। तो ये मुमकिन होता है, ठीक है। किधर गया? सो अगर आपने रट्टा मारना हो तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ये हमेशा ज्योमेट्रिक से या बड़ी होगी या बराबर होगी। ज्योमेट्रिक है कि वो जो वेक्टर्स निकले हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं निकल आए, तो फिर कम होंगे आगे वेक्टर्स, स्पेस की डिमेंशनैलिटी कम होगी। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब होगा जब उसके n आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। फाइन। और अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर इंडिपेंडेंट ना हुए, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हुए, तो फिर आइगन स्पेस की डिमेंशन कम हो जाएगी। यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर कम हुई तो वो एक छोटी स्पेस को स्पैन कर रहे होते हैं ज्योमेट्रिकली, और तब वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, बिकॉज देन ऑल ऑफ देम आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। So a square matrix is diagonalizable if and only if the geometric multiplicity of every eigenvalue is equal to the algebraic multiplicity.